The Lake Isle of Innisfree, a very important poem, class 9, English NCERT. Okay, so this poem is written by William Butler Yeats, W.B. Yeats. First question about the poet is most important. About the poet से question आते ही हैं, हमको poet को जानना ज़रूरी होता है. So William Butler Yeats is the poet of this poem, and this poem is published in 1890. William Butler Yeats life span is, इनका जो जन्म है 1865 born and 1939 death. Again he is very important point because he received Nobel Prize in 1923. Okay, Nobel Prize in Literature received in 1923, so that is why he is very important writer, very important poet, and we are seeing his poem in our syllabus. Next thing is he is Irish poet. ओके, विलियम बटलर यीट्स एक आयरिश पोइट हैं, बिलोंग टू आयरलैंड कंट्री, तो ये भी ध्यान रखना है, आयरिश हैं, आयरलैंड को बिलोंग करते हैं. और ये जो प्लेस है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये भी आपका आयरलैंड में ही एक प्लेस है. ओके, जो जहाँ पर इन्होंने अपना बचपन बिताया था. सो ही इज अगेन वॉन्ट टू गो देयर. ये पोएम किस बारे में है? इसी बारे में कि पोएट अगेन वहाँ जाना चाहते हैं, उस पीस को क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ जो पीस है, जो शांति, ट्रंक्वालिटी है, उसको दोबारा से फील करना चाहते हैं. इनकी मेमोरी है वहाँ से चाइल्डहुड की, तो अगेन उस स्वीट मेमोरीज़ को और अपने बचपन की शांति को फिर से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. तो टाइटल को ज़रूर से समझ लेना होता है कि वह दिस टाइटल क्यों दिया गया, वाई दिस टाइटल गिवन टू दिस पोएम, वही इंपॉर्टेंट होता है. तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एक ऐसा प्लेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोइट के लिए. पोइट ने वहाँ अपना चाइल्डहुड बिताया था एंड ही वॉन्ट्स टू गो देयर बैक अगेन. ओके, फॉर पीस. सो दिस लाइन इज़ 12 लाइन पोएम. अगेन चलिए पोएम को देख लेते हैं. 12 लाइन्स है, टोटल 3 स्टैंजा है. एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है एंड 4 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड क्वाइट्रेन, QUATRAIN, क्वाइट्रेन. ओके, तो ये इस पोएम में हमको 3 क्वाइट्रेन्स मिलेंगे, तो आपके हो जाएंगे टोटल 12 लाइन्स. एंड इस पोएम की लिटरेरी फॉर्म क्या है? हर पोएम का एक जेनर होता है, लिटरेरी फॉर्म होता है कि वो पोएम क्या है. पोएट्री है, इट्स ओके, पोएम में भी कुछ होगा ना, उसका रूप होगा, ओड है, बैलेड है, सोनेट है, क्या है. सो ये पोएम आपका एक लिरिक है, ये भी ध्यान रखिएगा. लिटरेरी फॉर्म इज़ लिरिक, दिस पोएम इज़ लिरिक. ओके, रोमांटिसिज्म से प्रेरित है क्योंकि रोमांटिक एज जब आया था तो उसका यही खासियत था कि नेचर से कनेक्शन था उन पोइट्स का, प्लस वो जो पोइट्स थे उनके अंदर एस्केपिंग था, एस्केपिंग फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड, एस्केपिंग फ्रॉम दिस मशीनरी वर्ल्ड, एस्केपिंग फ्रॉम दिस आर्टिफिशियलिटी. सो ये आपका रोमांटिसिज्म से भी प्रेरित है पोएम. ओके, नेचर को ही ब्यूटी मानते हैं पोइट होते हैं जो रोमांटिक. पेस्टोरल टच भी मिल जाएगा. पेस्टोरल मीन्स होता है जो गांव देहात का टच है. तो लेक ऑफ आइल्स फ्री कुछ ऐसा ही प्लेस है, शांति से भरा हुआ. सो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. द वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्वालिटी ऑफ इनिसफ्री. ये पोइट्स की लॉन्गिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनको पीस चाहिए, ट्रंक्वालिटी चाहिए. वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ उन्होंने एज अ बॉय, एज अ चाइल्ड कई समय बिताया. अगेन ये वहाँ जाना चाहते हैं, बट दिस टाइम क्या रीज़न है वहाँ जाने का? एक्चुअली द थीम ऑफ दिस पोएम, यही इस क्वेश्चन का आंसर ही इस पोएम की थीम है कि इस पोएम की थीम क्या है? नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, नेचर वर्सेस आर्टिफिशियलिटी, नेचर वर्सेस मैकेनिकल वर्ल्ड, दिस मशीनरी वर्ल्ड. और वो इसी मशीनरी वर्ल्ड से छुटकारा पाने के लिए, कोई सुकून शांति के लिए फिर से वहाँ जाना चाहते हैं. ओके, सो थीम यही है, नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन. और ये जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है बच्चों, ये एक रियल प्लेस है. सो दिस इज़ अ रियल प्लेस एंड ये रियल प्लेस आपका कहाँ है? ये लिनेट बर्ड है. लोकेटेड इन आयरलैंड, ईट्स चाइल्डहुड होम. ओके, लोकेटेड इन काउंटी स्लिगो, आयरलैंड, आयरलैंड में है, आयरलैंड के ही है. ये आयरिश पोइट है, बचपन का प्लेस है इनका, जहाँ इन्होंने अपना बचपन बताया. काउंटी स्लिगो करके जो प्लेस है वहाँ पर. तो एक बार ध्यान रख लें, क्वेश्चन आएगा भाई लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री कैसी जगह है ये? तो ये एक रियल प्लेस है, कोई फिक्टिशियस जगह नहीं है, पोइट ने खुद से क्रिएट नहीं किया है. 1890 का पब्लिश है. एंड पोइट का जो आपका फुल नेम भी पूछने को आ सकता है, W.B. यीट्स लिखा मिलेगा, तो W.B. का क्या फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए. 1865 बॉर्न है, 1939 इनका डेथ है. स्टार्ट करते हैं अगेन पोएम. स्टैंजा वाइज हम कवर करेंगे. फर्स्ट स्टैंजा मीनिंग है, उसमें सिंबॉलिक मीनिंग है, वो देख लेंगे. साथ में बाद में इसके हम लोग पोएटिक डिवाइस भी कवर करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच. सो आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. अभी मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? उठूँगा और जाऊँगा, गो टू इनिसफ्री. तो ये बात है कि विल लिखा है, यानी कि अभी वर्तमान में वो कहाँ है? वो अपने प्लेस पर है, उसी मैकेनिकल वर्ड में है. ठीक है, अर्बन प्लेस पे है, शहरी दुनिया में है. और जाना कहाँ चाहते हैं? इनिसफ्री में जाते हैं. तो कहते हैं अभी के अभी जस्ट मैं उठूँगा, गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, मैं जाता हूँ इनिसफ्री. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ अ क्ले एंड वेटल्स मेड.
क्या करेंगे वहाँ जाकर, एक स्मॉल केबिन, छोटा सा रूम बनाएंगे अपने लिए, किससे, क्ले और वेटल से बना हुआ। वेटल से इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इसमें। वेटल्स में जो छोटी छोटी सूखी सूखी टहनियाँ होती हैं, जंगल में ढेर सारी पड़ी होती हैं, वेटल्स, टेढ़ी मेढ़ी सूखी टहनियाँ, दैट इज़ वेटल्स। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, बीन्स के जो बीन्स होते हैं ना पौधे, बीन्स की जो फलियाँ होती हैं खाना, वो उस चीज़ के मैं पौधे लगाऊंगा, 9 रोज लगाऊंगा। ओके, एंड एक हाइव भी होना चाहिए वहाँ हनी बीज के लिए, हनी बी के लिए एक हाइव भी होगा, मैं वो भी क्रिएट करूँगा। एंड आई लिव अलोन इन बी लाउड ग्लैड। अगेन अलोन वर्ड पे अंडरलाइन कर लीजिए, अलोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यही तो बात है, सॉलिट्यूड चाहिए उनको, पीस प्लस सॉलिट्यूड। ओके, तो मैं वहाँ अकेला रहूँगा। इन बी लाउड ग्लैड, ग्लैड मतलब एक ओपन प्लेस, ओपन स्पेस, क्लियर ओपन। बी लाउड मतलब हनी बी की जो आवाज़ साउंड है उसको फील करते हुए खुश, उनको उससे सुकून मिलेगा, दैट वेरी नेचर। तो अगेन पोइट किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेचर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। 3 थिंग्स क्या करने वाले हैं वो इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो क्या क्या करेंगे, स्मॉल केबिन का बिल्ड करेंगे, ओके, 9 बीन रोज करेंगे, एंड एक हाइव बनाएंगे हनी बीज का। ये इनका इंपॉर्टेंट है, स्टैंजा 1 की ये क्वालिटी हो गई एंड मीनिंग हो गया। नेचर से उनका टच है, अभी के अभी जाना चाहते हैं और वो कहते हैं मैं अभी जाऊंगा, तो जाऊंगा तो अभी कहाँ है, अर्बन प्लेस में, ध्यान रखना। नाउ कम टू द सेकंड क्वाइट्रेन, एक और जो दूसरा क्वाइट्रेन है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। पीस, पीस वर्ड में आपको बिल्कुल स्टार मार लेना है कि पीस, पीस के लिए ही सब कुछ है। पोएम लिखी गई है पीस के लिए, शांति चाहिए, तभी उन्होंने इस पोएम को, तभी उनको बचपन याद आ गया अपना। सो आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो, drooping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all are glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. अब ये वहाँ पर पूरे चारों ही टाइम की बात बता रहे हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, सारा ही बता देंगे कि कब उसमें क्या फीलिंग रहेगी। तो जाएंगे, कहते हैं मुझे वहाँ पीस मिलेगा, आई शैल हैव सम पीस, मेरे लिए वहाँ पीस होगा। और पीस कम्स, अब वो पीस आ कहाँ से रहा है, किन किन चीज़ों से उनको वो पीस की प्राप्ति हो रही है, वो शांति की प्राप्ति कहाँ कहाँ से उनको फील हो रहा है। तो दैट पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो, पहला जो बता रहे हैं, फर्स्ट जो मॉर्निंग के टाइम में बता रहे हैं कि वो जो पीस है ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब जो घूंघट की आड़ में, ठीक है, वेल्स, अभी घूंघट की आड़ में है वो सुबह, धीरे धीरे वेल्स मतलब अपना घूंघट उठाएंगे। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे क्रिकेट्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सिंग्स, जो गाते हैं गाना, मॉर्निंग में क्रिकेट्स गाना गाते हैं और धीरे धीरे सुबह हो रही है। अब वो जो धीरे धीरे सुबह हो रही है ना, उस चीज़ को इन्होंने बताया है ड्रोपिंग फ्रॉम द वेल्स, घूंघट उठेगा और इनको सुबह का नज़ारे का दर्शन होगा, तो यहाँ से उनको पीस मिल गया। देन देखिए वर्ड टू वर्ड ज़रूर समझना, वेयर द क्रिकेट सिंग्स। देन बात करते हैं मिड नाइट्स में, ऑल अ ग्लिमर, मिड नाइट्स आधी रात में पूरी चमक है, चमक क्या है, सितारे बिखरे हुए हैं आसमान में, तो ऑल अ ग्लिमर, शाइनिंग स्टार्स, एंड नून अ पर्पल ग्लो। नून दोपहर कैसी है, दोपहर में जब चमकदार धूप होती है तो एकदम जो एक सूरज की धूप में एक पर्पल कलर सा फीलिंग दिखता है, तो उसको कह रहे हैं नून कैसी होगी, पर्पल, चमकदार, ग्लो से भरी हुई। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, तो बर्ड है आपकी देखिए, और इवनिंग कैसी होगी, लिनेट बर्ड से भरी हुई, ढेर सारे लिनेट्स बर्ड्स होंगे और ढेर सारा वो गाना गा रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा नज़ारा होगा। तो ये आपके पोइट सेकंड स्टैंजा में बता रहे हैं, ये आपकी लिनेट बर्ड है। तो सेकंड स्टैंजा का आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्लियर हो गया कि मॉर्निंग में क्या है, वेल्स, एक घूंघट सा उठ रहा है, ऐसा मॉर्निंग का नज़ारा है जहाँ से इनको शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मिड नाइट सितारों से भरी है, दैट इज़ पीसफुल फॉर पोइट। नून पर्पल ग्लो देखने को मिल रहा है, पर्पल ग्लो मतलब शाइनिंग ऑफ दैट, धूप का जो शाइनिंग होता है सनलाइट का। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, विंग्स यानी पूरे के पूरे सब जगह लिनेट्स बर्ड्स ढेर सारे आ जाते हैं। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा, लास्ट क्वाइट्रेन ऑफ दिस पोएम, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं अभी के अभी जाऊँगा, एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे से मतलब यहाँ पर पूरे ही टाइम, पूरे टाइम में वहीं रहूँगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, जैसे कि द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, एक आइल है, आइलैंड टाइप का प्लेस है, वहाँ पर जो लेक वाटर है, लैपिंग साउंड है उसका, जो एक झरना है, लेक है, उसका साउंड है, विथ लो साउंड बाय द शोर, किनारे पे जो उसका धीमा धीमा एक साउंड है, मैं उसे सुनता हूँ। देखिए आप इसमें टेंस देखिए ना, आई हियर द लेक वाटर मतलब सुनता हूँ, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एवरी पोएम, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, हर पोएम प्रेजेंट टेंस में काउंट की जाती है। पोएट ने आज क्या, आज से 1700 साल पहले लिखी हो, 17 में लिखी हो, 18 में लिखी हो, कभी भी लिखी हो, ये पोएम 1890 की पब्लिश है ना, लेकिन इसको हमेशा प्रेजेंट में ही गिना जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मोस्टली पोएम्स, हमेशा पोएम प्रेजेंट में ही होती है। जैसे पोएम क्या है, इन्हीं को म्यूज़िक में रख दो तो गाना बन जाएगा, सॉन्ग बन जाएगा, और आप कितना भी पुराना
पुराना गाना सुनो, आप उसको प्रेजेंट से ही तो कनेक्ट कर लेते हो ना। गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, वैसे ये पोएम्स कभी पुराने नहीं होते हैं, हमेशा प्रेजेंट में ही कंसिडर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बनता है। सो कह रहे हैं कि मैं वो लेक का वाटर साउंड सुनूंगा, लैपिंग। लैपिंग यहाँ पर आवाज़ है, साउंड है, पानी की आवाज़ है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे। अब जैसे मैंने बताया ना, ये अभी है कहाँ, ये एक अर्बन प्लेस में है, एक शहरी प्लेस है, शहरी एरिया है जहाँ आसपास बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट की रोड बनी है, सड़कें हैं। तो कह रहे हैं वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जो मैं रोड पे हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स, ग्रे कलर का जो पेवमेंट्स है, पथरीली ग्रे कलर की जो कंक्रीट होती है ना, उसकी बनी हुई सड़कें, उस पर अभी मैं हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोड, जबकि मैं ऐसे प्लेस पर हूँ, रोड है आसपास, बिल्कुल शहरी जगह है, तब भी मैं मन में, दिल में, अपने दिल की गहराइयों से ये साउंड को सुन पाता हूँ। दैट लेक वाटर का साउंड, जो लैपिंग साउंड जो उन्होंने अपनी चाइल्डहुड में सुना था, ये आज भी सुन पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी सिंबॉलिक मीनिंग को देखिए, कनेक्शन ऑफ नेचर विथ पोइट, पोइट का नेचर से कनेक्शन, पोइट का अपने चाइल्डहुड की वो प्लेस से कनेक्शन, क्यों वो जाना चाहते हैं फॉर पीस, और क्या क्या वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था पहले। तो उन्होंने ये जो वाटर लैपिंग साउंड सुना होगा पहले, वो उनको अभी भी, कहीं वो खड़े हैं पथरीली सी जगह पे, ग्रे कलर की रोड बनी हुई है कंक्रीट की, उस प्लेस पे खड़े होकर जब ये सोच मात्र रहे ना अपने उस प्लेस के बारे में, तो इनको पूरा का पूरा वो साउंड और वो शांति यहीं फील हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्लियर है। नाउ सी द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम। सो आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये आपको लाइन यहाँ मिल गई, आई विल अराइज एंड गो नाउ, और लास्ट में मिल जाती है आई विल अराइज एंड गो नाउ। रिपीटेशन है ये, ठीक है, रिपीटेशन हो जाता है जब किसी बात को बार बार बोल रहा है और एम्फेसिस के लिए बोल रहे हैं। अब ये रिपीटेशन में आप ये नहीं कहना कि ये दा और ऑफ बार बार आ जाते हैं, टू, तो ये रिपीटेशन के तहत आते हैं, ये नहीं आते हैं, ठीक है। एम्फेसिस कर रहे हैं, किसी बात को पे महत्व डालते हुए बता रहे हैं, उसको रिपीटेशन में आता है। चलिए, तो पहले हम लोग देख लेंगे एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन, हाइव एंड हनी, हनी बी में आपका एच साउंड क्लियर हो रहा है, तो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, व्हेन इन अ लाइन टू और मोर वर्ड स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, वो एलिट्रेशन होता है आपका। एंड उसके बाद आप देख लेंगे एलिट्रेशन आपको कई प्लेस में मिलेगा, हाइव एंड हनी बी में मिल जाएगा आपको, एंड केबिन, क्ले, एलिट्रेशन, ओके। एंड रिपीटेशन आपका इसमें गो से हो जाएगा, इसी स्टैंजा में गो एंड गो, तो रिपीट कर रहे हैं। और रिपीटेशन मैंने क्या बताया, रिपीटेशन उन वर्ड्स का होता है जब उस बात को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इनको जाना है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं जाना हूँ, मैं जाता हूँ, अभी के अभी जाऊँगा, तो ये जाने पर महत्व दे रहे हैं, इसीलिए ये गो वर्ड रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच में रख लेंगे। एंड देखिए, ये जो लाइन है आपकी, इसमें एसोनेंस मिलेगा आपको इन दिस लाइन। ए का एसोनेंस क्या होता है, देखिए एसोनेंस में कोई भी वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है पूरी ही पोएम में, पूरी ही लाइन में, सॉरी, पूरी लाइन में एसोनेंस वो होता है जब वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, ए ई आई ओ यू। इस लाइन में आपका ए साउंड बहुत रिपीट हो रहा है, देखिए अ, अगेन स्मॉल में अ, केबिन में अ, क्ले अ, वेटल अ, मेड अ, अगेन दिस इज़ आपका एसोनेंस। अगर आप देखें तो इसमें कॉन्सोनेंस भी मिल जाएगा आपको। कॉन्सोनेंस बिल्कुल एसोनेंस का अपोजिट होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, दैट इज़ कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा है इसमें, देखिए मेड में डी, ओके, बिल्ड में डी, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब केबिन का बी, बिल्ड का बी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं डबल टी, तो ये आपके हो जाते हैं एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं पोएम्स में, आप अच्छे से कैच कर सकते हैं, इजी होते हैं और ये, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टैंजा से आपको होगा एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड एसोनेंस, कॉन्सोनेंस। इमेजरी इज़ ऑल्सो देयर, भाई 9 बीन रोज में तो इमेजरी, इमेजिनेशन है। जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आएगा तो आपकी आंखों में सुंदर सुंदर क्यारी का पिक्चर आ जाएगा, जहाँ पर बीन्स की क्यारियाँ लगी हैं, सोच सकते हैं ऐसा कुछ, ओके। हनी बी है, तो ये भी आपका इमेजरी है। बी लाउड ग्लैड। सो चलिए नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा के देख लेंगे हम लोग। रिपीटेशन ऑफ ड्रूपिंग वर्ड, ड्रूपिंग एंड ड्रूपिंग। ड्रूपिंग स्लो, ड्रूपिंग मतलब जो घूंघट उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है ना, तो इस चीज़ पे महत्व बता रहे हैं, तभी तो उनको पीस का फीलिंग हो रहा है ना, तो ये आपका रिपीटेशन हो जाएगा। अगेन पर्सोनिफिकेशन है इसमें, देखिए ड्रूपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ये पर्सोनिफिकेशन है, घूंघट महिला पहनते, ह्यूमन जो है वो पहनते हैं और उनका ड्रूपिंग करके उठाया जाता है, ये मॉर्निंग के लिए कह रहे हैं। और एक्चुअली में यहाँ क्या है, ठीक है, ये मेटाफर है यहाँ पर आपका, जो वेल्स है ना, वेल्स क्या है, ये घूंघट क्या है, एक्चुअली ये क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स हैं, फॉग है, क्लाउड्स कह लो या फॉग कह लो, क्यों, यही तो फॉग छट रहा है ना, तो सुबह का नज़ारा दिखता है,
यही जो घूंघट है, फॉग रूपी घूंघट जो हट रहा है, तो अब वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है, घूंघट जो हट रहा है, तो एक्चुअली में तो ये ह्यूमंस क्वालिटी है, घूंघट पहनना हटाना लाइक, तो ये वेल्स आपका इधर। अब इसमें आपके एक तो पर्सोनिफिकेशन मैंने बता दिया। अगेन जो वेल्स है ना, इसको ये कंपैरिजन है क्लाउड या फॉग से। एक्चुअल में ये फॉग या क्लाउड के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये आपका मेटाफर है। बहुत ध्यान से समझना, मेटाफर में छुपे हुए रूप में तुलना होती है, एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ वेल्स को मेटाफर किससे किया गया है, फॉग या क्लाउड से। ओके, इमेजिनेशन भी है यहाँ पे, इमेजरी, फिगर ऑफ स्पीच भी है। एंड आप देख लेंगे, नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंट साउंड इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे। एल एंड इन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, इसमें आप देखिए एल साउंड कितना जा रहा है, इवनिंग फुल में डबल एल है, लिनेट में एल है, तो ये आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग ये तो कई सारे सर्च कर सकते हैं। एसोनेंस देखिए डबल ओ, पर्पल में फिर ग्लो ओ साउंड है, तो ये आपका हो गया एसोनेंस। यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंस था डबल एल, एल में डबल एन में, इवनिंग का 2 एन हो गए, विंग्स में एन हो गया, तो ये सारे आपके कॉन्सोनेंस के हैं। ड्रूपिंग आपका ये रिपीटेशन हो गया स्टूडेंट। ओके, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में आपका पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर भी है, इमेजिनेशन भी है। नाउ सी द थर्ड स्टैंजास फिगर ऑफ स्पीच, आई विल अराइज। अब देखिए आई एंड आई, व्हेन 2 or 3 lines in a stanza, when 2 or more lines starting with the same word, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक ही अक्षर से, एक ही शब्द से स्टार्ट होती हैं, जैसे आई से स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ होता है आपका एनाफोरा। एनाफोरा होता है। ओके, तो अब ये देखिए एक एनाफोरा हो गया आपका। अगेन इसमें आपको मिल जाएंगे साइनिक डॉग। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, समझा देती हूँ अभी मैं। देखिए साइनिक डॉग वो स्पीच होता है जिसमें किसी एक बात को, किसी चीज़ को सारे के लिए एक शब्द बोल के उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, रोडवेज और पेवमेंट ग्रे, ये जो लिखा है ना, कंक्रीट वाली सड़कें, ग्रे कलर की पेवमेंट है, फुटपाथ है, रास्ता है। एक्चुअल में ये दोनों वर्ड यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं शहरी दुनिया को, ठीक है, अर्बन लाइफ को, तो ये इसीलिए यहाँ पर आपका साइनिक डॉग हो जाएगा। ओके, लैपिंग साउंड में आपको ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। ओनोमोटोपोइया ये क्या होता है, ओनोमोटोपोइया जिसमें कोई साउंड होता है, लैपिंग साउंड, टिप टिप साउंड, टैप टैप साउंड, कोई भी साउंड होता है, नेचर का साउंड है, तो ये लेक साउंड है, लेक वाटर का लैपिंग एक वर्ड है, तो जो कि ओनोमोटोपोइया में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमको फिगर स्पीच मिल जाएगा डीप हार्ट स्कोर, बिल्कुल दिल की गहराइयों से। ये आपका हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं कोई बात की, बिल्कुल ही दिल की गहराइयों से मैं सुन सकता हूँ आज अभी उस वाटर लैपिंग को। अगर मान लो हल्का फुल्का ख्याल आ गया, चलते फिरते मेमोरीज आ गई बचपन की, अब ये कह रहे हैं बिल्कुल इन्होंने तो हद चढ़ के बढ़ा के बोल दिया कि मुझे बिल्कुल दिल के कोर से, हार्ट कोर से मुझे वो सुनाई दे रहा है, तो ये आपका यहाँ हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेना है टू क्रैक एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम। और आप देखिए इसमें आपको इमेजिनेशंस तो पूरी पोएम में ही मिल जाएगा स्टूडेंट्स। फिगर ऑफ स्पीच में हमने सारे ही देखे, इसमें एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इमेजिनेशन, साइनिक डॉग भी बताया मैंने कुछ अलग है, और ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोले। अच्छा, अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में देखिए कैसे कैच करते हैं, इनिसफ्री, मेड, बी एंड ग्लेड, यही है ना, लास्ट के सारे वर्ड अंडरलाइन करते हैं और उनको आप ABCD में रख देते हैं। इनिसफ्री ए हो गया। अब फ्री और बी राइमिंग है तो ए, मेड और ग्लेड राइमिंग है तो इसको बी दे देंगे। तो इसका राइमिंग स्कीम है आपका A ठीक है। कैच तो ऐसे में करते हैं पर लिखते में इस तरह से लिखते हैं, तो ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो ये आपका राइमिंग स्कीम क्या है इस लाइन का, A B। ये इस स्टैंजा का भी है और ये सारे ही स्टैंजा का है। अगेन इस पोएम का लिटरेरी फॉर्म क्या है, लिरिक है, लिटरेरी फॉर्म लिरिक है। विलियम बटलर यीस्ट इसके पोइट हैं और जो कि आयरिश पोइट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। तो ये आपका मीनिंग क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट कंटेंट कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।